बिना कोई वक्त बर्बाद किए चलिए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के उस मशहूर फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में दौलत और पैसे को लेकर लोगों का नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये वो बुनियादी नियम है जो हमें बताते हैं कि असल में अमीर लोग पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4 करोड़। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 1997 में जब ये मूल किताब आई थी, तब से लेकर अब तक इसकी इतनी ही कॉपियां बिक चुकी हैं। सिर्फ इस एक नंबर से ही अंदाजा लग जाता है कि इस फाइनेंशियल फिलॉसफी ने दुनिया भर में कितने बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित किया है। तो आज की इस पूरी चर्चा को हम 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे 2 पिताओं की फिलॉसफी से, फिर समझेंगे रैट रेस या चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकलें, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, एसेट कॉलम पर फोकस करना, अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं और आखिर में पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना। चलिए सबसे पहले और सबसे अहम नियम से शुरू करते हैं, 2 पिताओं की फिलॉसफी। इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव असल में 2 पिताओं की सोच के बीच के एक बहुत ही गहरे अंतर पर टिकी हुई है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। वहीं दूसरे पिता सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन आगे चलकर वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। अब ये फर्क आया कहाँ से? रहस्य छिपा था उनके शब्दों में। जब भी कोई महंगी चीज सामने आती तो पहले पिता कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। ये एक ऐसा नेगेटिव वाक्य है जो दिमाग को सोचने से ही रोक देता है। लेकिन दूसरे पिता खुद से सवाल करते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? और यकीन मानिए, सिर्फ ये एक सवाल दिमाग को उस चीज को पाने का कोई ना कोई रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर देता है। और इस सोच का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू देखिए। आमतौर पर बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे का प्यार ही सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन जो अमीर मानसिकता वाले लोग होते हैं वो इससे बिल्कुल उल्टा देखते हैं। उनका मानना है कि पैसे की कमी असल में सारी कठिनाइयों और बुराइयों की असली जड़ है। सोच में आया ये छोटा सा बदलाव आगे चलकर हर एक फाइनेंशियल फैसले को पूरी तरह से बदल देता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, जो है रैट रेस यानी चूहा दौड़ से बाहर निकलना। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मिडिल क्लास लोग अनजाने में ही एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। इस रैट रेस को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी कहानी हमेशा एक जैसी होती है। सबसे पहले एक अच्छी नौकरी मिलती है। जैसे ही सैलरी आनी शुरू होती है, लोग महंगी महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, नए गैजेट्स, बड़ी गाड़ी। फिर क्या होता है, ईएमआई का एक ऐसा जाल बिछ जाता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर पूरी जिंदगी सिर्फ उन चीज़ों का कर्ज चुकाने के लिए काम करना पड़ता है जिनकी कीमत वक्त के साथ वैसे भी कम ही होनी है। ये डर और हर महीने आने वाले बिलों से चलने वाला एक ऐसा पहिया है जो कभी रुकता ही नहीं। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए हमें तीसरे नियम को समझना होगा, संपत्ति बनाम देनदारियां। इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ साफ समझना ही फाइनेंशियल आजादी की सबसे पहली सीढ़ी है। आसान भाषा में कहें तो एसेट या संपत्ति वो चीज है जो बिना किसी रोजमर्रा की मेहनत के भी जेब में पैसा डालती रहे, जिसे कैश फ्लो कहा जाता है। सच्ची दौलत हमेशा ऐसी ही संपत्तियों को लगातार जमा करने से बनती है। सुनने में ये बहुत ही सीधा और सरल लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि यही एक नियम है जो असली अमीरी का रास्ता खोलता है। अब इसके ठीक उलट है लायबिलिटी यानी देनदारी। इसका मतलब है वो चीजें जो लगातार जेब से पैसा बाहर निकालती हैं, जैसे वो चमकता हुआ नया फोन या शोरूम से निकली हुई कोई महंगी कार। ये चीजें न सिर्फ पैसा खाती हैं, बल्कि समय के साथ इनकी वैल्यू भी गिरती जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? अक्सर लोग इस भ्रम में जी रहे होते हैं कि वो संपत्ति बना रहे हैं, जबकि हकीकत में वो सिर्फ अपनी देनदारियों का पहाड़ खड़ा कर रहे होते हैं। चलिए इसे एक एक उदाहरण से समझते हैं। 15 साल के सफर की तुलना करते हैं। मान लीजिए सुरेश 10 लाख रुपए की एक कार खरीदता है। ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी कीमत शोरूम से निकलते ही गिरनी शुरू हो जाती है। वहीं रमेश उन्हीं 10 लाख रुपयों को किसी रियल एस्टेट में लगाता है और उससे आने वाले मुनाफे को लगातार दोबारा निवेश करता रहता है। 15 साल बाद नतीजा क्या होगा? सुरेश अभी भी उस पुरानी कार की मरम्मत और ईएमआई के बोझ तले दबा होगा, जबकि रमेश उसी पैसे से 1 करोड़पति बन चुका होगा। और इसी से हम पहुंचते हैं अपने चौथे नियम पर,
संपत्ति कॉलम पर ध्यान देना। जब एसेट और लायबिलिटी का फर्क एकदम साफ हो जाए तो अगला कदम ये जानना है कि एक असली एसेट कॉलम में होना क्या चाहिए। असली संपत्तियां कई तरह की हो सकती हैं। इसमें ऐसे बिजनेस आते हैं जो अगर मालिक वहां मौजूद ना भी हों तो भी चलते रहें। इसके अलावा शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और ऐसा रियल एस्टेट जिससे लगातार किराया मिलता रहे। यहाँ निवेश किया गया एक एक रुपया एक बहुत ही मेहनती कर्मचारी की तरह काम करता है। ऐसा कर्मचारी जो न छुट्टी मांगता है न सोता है, बस दिन रात पृष्ठभूमि में पैसा बनाता रहता है, भले ही इंसान अपनी रेगुलर नौकरी क्यों ना कर रहा हो। यहाँ एक कोट है जो इस पूरी रणनीति को सिर्फ एक लाइन में समेट देता है। अमीर लोग लग्जरी या विलासिता की चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग इन्हें सबसे पहले खरीदते हैं। असल लक्ष्य ये होना चाहिए कि पहले एसेट कॉलम से एक मजबूत कैश फ्लो बनना शुरू हो, और जो भी लग्जरी खरीदनी है वो उस एसेट से कमाए हुए अतिरिक्त पैसे से खरीदी जानी चाहिए, न कि खून पसीने की मूल कमाई से। चलिए अब 5वें नियम की ओर बढ़ते हैं। अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये ज्ञान असल निवेश में काम कैसे आता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था में मंदी हो और बाकी दुनिया घबराकर अपना सब कुछ बेच रही हो। इसे इस तरह देखिए, आर्थिक मंदी के वक्त जब एक छोटा सा घर बहुत भारी छूट पर मिल रहा था तो उसमें केवल $2000 लगाए गए। जब बाजार वापस ऊपर आया तो उस घर को बेचकर सीधा $40,000 का मुनाफा कमाया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस मुनाफे को फिर से एक 12 यूनिट वाली बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग में लगाया गया, और देखते ही देखते हर महीने हजारों डॉलर की फिक्स्ड इनकम आनी शुरू हो गई। इसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। सही समय पर डरने के बजाय सही दाव खेलने से ही बड़ी दौलत खड़ी होती है। यही बात शेयर बाजार पर भी लागू होती है। एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जहां कंपनी के पब्लिक होने यानी आईपीओ से ठीक पहले शेयर्स बहुत कम दाम पर खरीद लिए गए। सिर्फ $25,000 के उस शुरुआती निवेश की कीमत 1 साल से भी कम वक्त में $1 मिलियन यानी $10 लाख हो गई। ये बिल्कुल साबित कर देता है कि अगर खेल के नियम अच्छी तरह पता हो तो दौलत को वाकई बड़ी तेजी से बनाया जा सकता है। और अब हम आ गए हैं छठे और सबसे आखिरी नियम पर, सीखने के लिए काम करना। ये नियम पूरा फोकस सिर्फ पैसे कमाने से हटाकर बाजार की समझ और काम के सही सिस्टम को सीखने पर ले जाता है। इस बात को एक बहुत ही मजेदार सवाल से समझते हैं। मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर कौन बना सकता है? अगर ध्यान से सोचा जाए तो शायद गली के नुक्कड़ पर खाना बनाने वाला कोई भी आम इंसान मैकडॉनल्ड्स से कहीं ज्यादा टेस्टी बर्गर बना लेगा। लेकिन फिर भी मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन है और वो इंसान नहीं। ऐसा क्यों है? जवाब बहुत ही सीधा है। बात कभी भी सिर्फ बर्गर की थी ही नहीं, बात थी उस बिजनेस सिस्टम में महारत हासिल करने की। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ही टैलेंटेड लोग आर्थिक रूप से पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में ही निकाल देते हैं। वो कभी उस सिस्टम, उस मार्केटिंग और उन सेल्स के तरीकों पर ध्यान ही नहीं देते जो असल में उस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा के अंत में पहुंचते हैं, हमें खुद से ये एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल पूछना चाहिए। क्या रोजमर्रा की भागदौड़, हर दिन की मेहनत सिर्फ एक और बेहतरीन बर्गर बनाने और उसी रैट रेस में गोल गोल घूमने में लग रही है, या फिर जानबूझकर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाने पर काम हो रहा है जो आने वाले समय में सच में फाइनेंशियल तौर पर आज़ाद कर देगा? इसी एक सवाल का जवाब ये तय करेगा कि आने वाले कल में वित्तीय सफलता किसे मिलेगी। जरा सोचिएगा इस बारे में।